लंबा हाथ मनी ट्रैक्टर चोर। सुरेंद्रपुर नाम के एक गांव में आइंस्टीन करके एक साइंटिस्ट रहता था। आइंस्टीन अपना सारा जमीन जायदाद बेचकर परिशोधना करने के लिए एक लैब का आयोजन करता है। उस लैब में कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने लगता है। एक बार वह कुछ मिश्रण का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अचानक वह चिल्लाते हुए अपने असिस्टेंट छोटू को बुलाता है। अरे ओ छोटू, तुम जल्दी आओ। मैंने सालों से जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वह सफल हुआ है, देखो। वह ऐसा बोलते हुए छोटू के ऊपर वह मिश्रण छिड़कता है। तुरंत छोटू एक विशाल मनुष्य की तरफ बदल जाता है। अरे उस्ताद, ये क्या किया आपने? मुझे जल्दी फिर से छोटा बना दो। फिर से जब आइंस्टीन और एक मिश्रण छोटू पे छिड़का तो फिर से छोटू साधारण रूप में आ जाता है। ये सब देखकर आइंस्टीन बोला, अरे छोटू, रुको। मैं तुरंत मेरे इस अद्भुत आविष्कार को नोबेल प्राइज के लिए बेचता हूँ। अरे उस्ताद, आप पागल हो गए क्या? अगर आपके आविष्कार के लिए नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? कुछ पैसा और एक शील्ड। उस्ताद, अगर आप थोड़ा आपके दिमाग को जोर लगाओगे तो आपको मैं करोड़ों रुपए कमाने का उपाय बताता हूँ। अच्छा, क्या है छोटू? अरे उस्ताद, आप इस मिश्रण की सहायता से आपके दोनों हाथों को लंबे कर दो। ऐसा आप किसी भी चीज को दूर से ही उठा सकते हैं। यकीन नहीं है तो हम दोनों मिलके एक दुकान पे जाएंगे। मैं दुकान के मालिक के साथ कुछ बातें करता रहूंगा। आप आपके लंबे हाथों से दूर से ही सारे चीजें उठा लेना। छोटू और आइंस्टीन बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जब छोटू दुकान के मालिक के साथ बातें मिला रहा था, आइंस्टीन अपने हाथों पर वह जादुई मिश्रण डालता है। उसके हाथ बहुत लंबे हो जाते हैं। ऐसा वह दूर से ही सारे चीजें उठा लेता है और शॉप में सारा सामान एक ट्रैक्टर में डालकर घर आ जाता है। वाह छोटू, तूने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया रे। मैंने सुना है कल सरकार एक ट्रैक्टर के ऊपर बहुत सारे पैसे हमारे गांव के बैंक में जमा कर रहे हैं। क्यों ना हम मेरे मिश्रण का जलवा दिखा दें? ऐसा सोचकर जब सरकार एक ट्रैक्टर में ढेर सारे पैसे और नोटों के बंडल ला रहा था, आइंस्टीन अपने हाथ लंबा करके ट्रैक्टर के पीछे से सारा पैसा चुराकर अपने ट्रैक्टर में डालता रहता है। ऐसा सारा पैसा अपने ट्रैक्टर में भर लेता है और अपना घर जा रहा था। लेकिन तभी पुलिस वाले उस ट्रैक्टर को रोककर आइंस्टीन और छोटू को सरकार के पैसे चुराने के इल्जाम में अंदर कर लेते हैं। तभी इंस्पेक्टर ने बोला, अरे आइंस्टीन, तुम अपना दिमाग समाज के अच्छाई के लिए इस्तेमाल करते तो सब ठीक रहता था। अभी सड़ो जेल में। हाँ। सोने के पकोड़े। विशाल एक मजदूर था। वह रोज कहीं ना कहीं मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसका पत्नी माला, बेटा भुवन और बेटी सुमन के साथ किराए के मकान में रहता था। उसे एक दिन के काम के लिए 500 रुपए मिलते थे। एक दिन विशाल आकर उस दिन का पैसा माला को दिया। काश आपकी आमदनी बढ़ जाए। बच्चे बड़े हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कुछ बचा नहीं पाएंगे। तुम चिंता मत करो माला, भगवान कोई ना कोई उपाय जरूर देगा। ऐसा कुछ दिन के बाद जब विशाल एक बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, तभी उसका पैर फिसलकर तीसरी मंजिल से नीचे गिर जाता है। उसे बहुत गहरी चोट भी लगती है। जब उसे हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर ने ऐसा बोला, माला जी, ऊपर से गिरने की वजह से विशाल का एक घुटना टूट गया है। इसे 3 महीने तक काम पे नहीं जाना चाहिए। मैंने पट्टी बांध ली है। ये लीजिए कुछ दवाई, इन्हें रोज देना। डॉक्टर की बात सुनकर विशाल और माला चिंतित हो जाते हैं। सोच में पड़ गए कि अब घर कैसा चलेगा, बच्चों का क्या होगा। जी, मैं कोई काम ढूंढ लूँगा। अभी तक आपने दिए हुए पैसों में से मैं कुछ पैसे संभाल के रखा हूँ। हम 1-2 महीने उसी से काम चला लेंगे। उसके पहले ही मैं कुछ काम ढूंढ लूँगी। एक दिन माला बाजार में आई और कुछ सामान खरीदकर वापस जा रही थी।
तभी एक बूढ़ी औरत भीख मांगते हुए उसे नजर आई। बहुत भूख लगी है बेटी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो ना। 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाई बेटी। उस बूढ़ी औरत को देखकर माला को उस पे तरस आ जाती है। माँ जी, आप ये 100 रुपये ले लीजिए, आप आराम से पेट भर खाइए, मेरे पास अभी इतने ही हैं। तुम जुग जुग जियो बेटी, तुमने मेरे लिए अपने पास बचे हुए पैसे सारे मुझे दे दिया है। भगवान तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। ऐसा माला उस बूढ़ी औरत को 100 रुपए देकर चली जाती है। घर आकर सारी बात विशाल को बोलती है। एक बूढ़ी औरत को खाना खिलाकर तूने अच्छा किया है माला। पैसों की इंतजाम हम किसी भी तरह कर लेंगे। कुछ दिन के बाद फिर से जब माला मार्केट में गई, वही बूढ़ी औरत भीख मांग रही थी। तभी माला उसके पास जाकर ऐसी बोली। माँ जी, आज मेरे पास ये 10 रुपए ही हैं। इसके साथ मैं आपको खाना तो नहीं खिला सकती, रुकिए मैं आपको पकोड़े खरीद कर देती हूँ। ऐसा माला ने पास ही के पकोड़ों की दुकान से 10 रुपए के पकोड़े खरीद कर उस बूढ़ी औरत को देती है। वह बूढ़ी औरत पकोड़े हाथ में लेकर फिर से वह पैकेट माला के हाथ में रख देती है। बेटी, आज के ये पकोड़े तुम्हें ही खाना चाहिए, जाओ खुशी से जियो। ऐसा बोलकर वह बूढ़ी औरत माला के आंखों के सामने ही गायब हो जाती है। माला घबराकर घर आया और पकोड़ों की पैकेट विशाल को दिया। जब विशाल पकोड़ों का पैकेट खोला तो दोनों चौंक जाते हैं। वह सब सोने में बदल जाती है। तभी माला ने बोली। तो वह बूढ़ी औरत एक देवता के रूप में आई और हमें वरदान दिया विशाल, हम धन्य हैं। राजस्थान के एक गांव में भीमा करके एक किसान था। उसके पास एक आम का बगीचा था। वह उसी का देखभाल करते हुए अपने परिवार को चलाता था। एक साल आम का फसल बड़े अच्छे से उगी। तभी भीमा बहुत खुश हुआ। उसे देखकर उसके पास आम का व्यापार करने वाला एजेंट किशन आया। क्यों भाई भीमा, इस साल आम बड़े अच्छे उगे हैं। पेड़ में सिर्फ आम ही आम दिख रहे हैं। बोलो, मेरे लोगों को कब भेजूं तुम्हारे पास? सही दाम बोलकर अभी के अभी ले जाओ किशन भाई। इसमें क्या बात है? आपको किसने रोका? मार्केट में दाम इतना कुछ अच्छा नहीं है भीमा, क्योंकि इस साल सभी किसान के आम का फसल अच्छा उगा है। इसीलिए 1 किलो के 20 रुपए दूंगा। डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो उतना ही पड़ता है। ये सरासर अन्याय है भाई। मुझे मालूम है आप मार्केट में किलो आम कितने में बेचते हो। कम से कम 100 से 120 रुपए तक बेचते हो। इतना मुनाफा लगाते हो, लेकिन हमें सिर्फ 20 रुपए। आप जो पैसे देते हैं वो मेरे मजदूरी का भी नहीं निकलेगा। फिर भी मेरे आम नंबर 1 क्वालिटी के हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं। कम से कम 50 देना है तो बोलो, वरना किसी और को बेचूंगा। तुम मुझे छोड़ के ये आम किसी और को नहीं बेच सकते। ये सब एक सिंडिकेट है। तुमको कोई नजदीक भी नहीं आने देगा। ऐसा नहीं चलेगा भाई। चुपचाप मुझे बेच दो। मुझे मेरे दाम में बेच दो, नहीं तो पक्षियाँ और बंदर खाने के बाद सिर्फ छिलका मिलेगा तुमको। ठीक से सोच कर बताना। घर आकर भीमा किशन सेठ के बारे में सब कुछ अपने बेटा सुमन और पत्नी सीता को बोला। तभी सीता बोली। वह किशन एक कमीना है जी, वो जो बोलेगा वही करेगा। उसी को समझाकर 1-2 रुपए ज्यादा मांग लीजिए और सारा माल उसी को बेच दीजिए, नहीं तो पूरा नुकसान हो जाएगा। क्या माँ, तुम हमेशा डरती हो? हमारे आम का बगीचा हाईवे के बगल में ही है। लोग हमेशा घूमते ही रहते हैं। पापा, क्यों ना हम उस आम के रस को निकालकर लोगों को सीधा बेचें? क्या? आम का रस? अगर लोग नहीं आए तो हम धोबी की कुत्ते की तरह न घर का न घाट का रह जाएंगे। माँ देखो, हम डरेंगे तो लोग और डराते हैं। मैं अपनी पापा की मेहनत का फल पाकर रहूंगा। अगले ही दिन सुमन उसके कुछ दोस्तों के साथ पापा से मिलकर बगीचे के बाहर आम का जूस बनाना शुरू कर दिया। ये देखकर रोड पर जाने वाले लोग बगीचे के पास आकर
आम का फ्रेश जूस पीना शुरू कर दिया। जूस पसंद आकर वहीं पर लगाया हुआ आम भी खरीद कर लेके जा रहे थे। देखते ही देखते भीमा का सारा फसल 2 ही दिन में बिक गया। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और सुमन की चतुरता देखकर तारीफ करने लगे।